नमस्कार दोस्तों। आज यानी 1 फरवरी 2017 का हमारा प्रीलिम फोकस न्यूज़ डिस्कशन है। उसमें से देख लेते हैं कौन कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। देखिए, आज सारी न्यूज़ जो है इकोनॉमिक सर्वे से भरी हुई है, तो काफ़ी सारी न्यूज़ है इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड। फ्रंट पेज पे एक न्यूज़ है, जैसा हमने सुबह डिस्कस किया था, जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र ने अपना जो इकोनॉमिक सर्वे पेश किया है उसमें काफ़ी सारी बातें इन्होंने कही हैं। ये सेम बातें जो हमने सुबह डिस्कस करी थी कि जो टैक्स रेजीम है वो ओवर जेलियस नहीं होना चाहिए, यानी अति उत्साही नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी जीएसटी आया है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप टैक्स वसूली ज़्यादा करने लग जाओ या फिर टैक्स जो टेररिज्म है वो फैलाओ। टैक्स टेररिज्म क्या होता है? जब जो टैक्स अथॉरिटीज़ होती हैं काफ़ी सारी रेड्स मारती हैं, तो इससे कंपनीज़ में और जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उनमें एक भय का माहौल पैदा हो जाता है। उस भय के माहौल से गलत संकेत जाता है, और वो एक तरह से आप कह सकते हो जो बाहर की कंपनीज जिनको नया बिजनेस इस्टाब्लिश करना होता है, या फिर वो कंपनीज भी जिनको अपना बिजनेस एक्सपेंड करना होता है, तो वो एक तरह से रिलेक्टेंट रहते हैं। उनको लगता है कि देखिए टैक्स गवर्नमेंट तंग करेगी, हमें प्रॉफिट कम होगा, तो इससे हमारे देश की जो ग्रोथ रेट है वो प्रभावित होती है। ये भी हमने सुबह डिस्कस किया था कि नोटबंदी को इकोनॉमिक एडवाइजर ने एक रेडिकल करेंसी कम गवर्नेंस कम सोशल इंजीनियरिंग, तो ये कीवर्ड याद रखिएगा आप। कीवर्ड काफ़ी यूज़फुल हैं हमारे। ये छोटे छोटे कीवर्ड्स काफ़ी कुछ कह जाते हैं, जैसे ओवरजीलियस टैक्स रेजिम में काफ़ी कुछ कह जाता है ये कीवर्ड, नीचे वाला कीवर्ड भी, और अनअकाउंटेड ट्रांजैक्शंस। आगे उन्होंने क्रेडिट ग्रोथ के बारे में भी कुछ बोला। क्रेडिट ग्रोथ क्या होता है? जब बैंक्स क्रेडिट देते हैं किसी को भी, या फिर लोकल जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उनको, कॉर्पोरेट ग्रुप्स को, या फिर एमएसएमईज को अपना बिजनेस इस्टाब्लिश करने के लिए, या फिर आप और कोई भी मान लीजिए क्रेडिट किसी भी तरह का हो सकता है, कोई कस्टमर्स को दे सकते हैं, उसमें कमी आई है। हमने पहले देखा भी था, तो 6 दशकों का सबसे लोएस्ट लेवल पे आ गया था। 5.1% था ये क्रेडिट ग्रोथ जो आ गया था। अब ये एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। टू व्हीलर्स यानी जो बाइक वगैरह या फिर जो स्कूटर वगैरह होते हैं, उनकी जो सेल है काफ़ी कम हो गई है इस नोटबंदी कांड में। और इकोनॉमिक ग्रोथ को ये प्रोजेक्ट करते हैं, जैसा हमने सुबह देखा था 7.1%, लेकिन सुबह उन्होंने अपकमिंग ईयर के लिए दिखाया था। उन्होंने दिखाया था कि अपकमिंग ईयर यानी 2017-18 के लिए जो हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी वो 6.75% से लेकर 7.5% के बीच में ग्रो करेगी, यानी 6.75 से लेकर 7.5% से बीच में ग्रो करेगी 2017-18 के लिए। लेकिन जो साल बीत गया है यानी 16-17, इनके बारे में इनका कहना है कि हमारे देश की जो इकोनॉमी ग्रो करेगी वो 7.1% से। और एक बात जो आपको पता होना चाहिए, पिछले साल जो ग्रो करी थी, यानी एक्चुअल डेटा जो आ चुका है, हमारी इकोनॉमी ग्रो करी थी 7.6% से। तो इनके अनुसार 16-17 यानी जो साल अभी चल रहा है, इसमें हमारी इकोनॉमी 7.1% से ग्रो करेगी और 0.5% का कमी आएगी इसमें। और आगे जो ग्रो करेगी इनके हिसाब से वो ग्रो करेगी 6.75 से लेकर 7.5। बहुत सारा डेटा हो गया, आपको लग रहा होगा डेटा हो गया। तो डेटा तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ग्रोथ रेट का तो एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए। मतलब और बहुत सारे डेटा होते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन हमारी देश की जीडीपी तो कोई भी पूछ लेता है। मतलब यूपीएससी के एस्पायरेंट से अगर हमें ये भी नहीं पता कि हमारी जीडीपी कितने से ग्रो कर रही है, कितने से नहीं कर रही, तो क्वेश्चन आते हैं इस पे साफ साफ। यूपीएससी नंबर्स पे नहीं पूछती, यूपीएससी चालाकी खेलती है। यूपीएससी पता किस तरह क्वेश्चन पूछती है, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। वो यूँ पूछेगी कि पिछले 1 दशक में हमारी जो इकोनॉमी है वो कॉन्स्टेंटली 7 से ऊपर रही है, या फिर इस तरह के पूछेगी, या फिर यूनिफॉर्मली ग्रोइंग इस तरह का पूछती है, या फिर इस तरह से कोई 2 दशकों को कंपेयर करवा लेगी बड़ा बड़ा, यानी पिछले 5 सालों में देश की इकोनॉमी इतने ग्रोथ रेट से बढ़ी है, वो काफ़ी कम है, 2001 से तब बढ़ी थी। तो एक बेसिक आइडिया हमें एटलीस्ट जीडीपी ग्रोथ रेट का तो पता होना चाहिए। तो आगे क्या है, नोटबंदी के बारे में कहते हैं कि बहुत सारे कॉम्प्लेक्स है ये। इनफॉर्मल सेक्टर के बारे में कहते हैं कि शॉर्ट टर्म कॉस्ट तो डेफिनेटली इसको आएगी, जैसे लोकल वेंडर्स वगैरह होते हैं जो कैश में डील करते हैं, सुबह भी हम ये डिस्कस कर रहे थे, और उनको काफ़ी हार्डशिप्स का सामना करना पड़ सकता है, इवन जो लाइनों में लोग लगे उनको। और जो इनफॉर्मल सेक्टर खास करके, लाइनों वाले तो छोड़ दीजिए आप, इनफॉर्मल सेक्टर में जो होता है, क्योंकि देखिए जो बिजनेस होता है कैश पे डिपेंड करता है, तो लोकली काफ़ी इनको इनकन्वीनियंस हुई, 2 महीने इनका काम कम रहा, लेकिन लॉन्ग टर्म में जैसा हमने सुबह डिस्कस किया, फ़ायदा होगा, करप्शन कम होगा, ट्रांसपेरेंसी आएगी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अच्छा होगा, और लॉन्ग रन में ये देखिए टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा। अब ये स्पेसिफिक फ़ायदे बता रहे हैं, क्योंकि देखिए अब लोग डर के मारे सारे लोग टैक्स देंगे, क्योंकि उनको पता है कि कल को गवर्नमेंट इसी तरह का कुछ कर देगी तो दोबारा से हम फंस जाएंगे। तो अब टैक्स रेवेन्यू, आपको पता होगा कि दिसंबर में गवर्नमेंट के पास में बहुत सारा टैक्स आया है, लोगों ने डर के मारे अब लोग टैक्स भरना लोगों ने चालू कर दिया, तो टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा गवर्नमेंट का। तो इस टैक्स रेवेन्यू बढ़ने से गवर्नमेंट के पास में पैसा आएगा, वो जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्टिंग में लगा सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट होएगा तो हमारी जीडीपी ग्रोथ करेगी।
और टैक्स कंप्लायंस, यही बात, टैक्स रेवेन्यू क्यों बढ़ेगा, टैक्स कंप्लायंस कीवर्ड है उसके लिए। कंप्लायंस का मतलब लोग टैक्स भरेंगे। और रियल एस्टेट के प्राइस कम हो गए। अब देखिए आम आदमी एक जो फ्लैट वगैरह खरीदता है तो अब वो सस्ता मिलेगा, क्योंकि वो जो पहले बैलून बना हुआ था ब्लैक मनी कांड में, रियल एस्टेट यानी मकानों के, प्लाट के और जो बिल्डिंग्स हैं उनके दाम बढ़े हुए थे, अब वो दाम डाउन हो गए हैं। H1 वीजा की न्यूज़ है फ्रंट पेज पे। दूसरी न्यूज़ ये है, व्हाइट हाउस अब एक तरह का ऐसा एक्शन लेने जा रहा है जिससे हम कह रहे थे ट्रंप हमारा दोस्त है, दोस्त तो देखिए वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल इंडिया के जो इंटरेस्ट हैं वो इससे हर्ट होंगे, क्योंकि हमारी काफ़ी सारी कंपनीज जो हैं जिससे जिससे एम्प्लॉयज़ जाते हैं यूएस के अंदर में काम करने के लिए, क्योंकि देखिए बात सीधी सी है ना, अब यूएस में से काफ़ी सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो वो वहाँ पे लेबर महंगी पड़ती है तो वो इंडिया को दे देते हैं। तो इंडिया में जैसे कोई प्रोजेक्ट है, यूएस की कोई कंपनी है या फिर यूएस की इवन गवर्नमेंट मान लीजिए, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स उनको महंगा पड़ता है, यहाँ लेबर महंगी है यूएस में तो वो इंडिया में दे देते हैं। अब देखिए प्रोजेक्ट उनका वहाँ पे चल रहा होगा, लेकिन आजकल ऑनलाइन क्लाउड कंप्यूटिंग ये सारे सिस्टम ऐसे हैं, काम यहाँ पे हो रहा होता है इंडिया में, लेकिन एक दो बंदा तो वहाँ पे जाना जरूरी है ना, सारे के सारा काम तो यहाँ नहीं हो सकता। एक दो बंदा तो शुरू में इंस्टॉल करने, इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने, किस तरह से सेटअप करने तो वहाँ जाएगा ना। लेकिन अब देखिए अगर H1 वीज़ा रूल सख्त हो गए तो एक दो बंदा भी नहीं जा पाएगा, तो फिर प्रोजेक्ट्स होगा जो मिलना आपको पता ही है, फिर मिलेंगे नहीं, प्रोजेक्ट्स नहीं मिलेंगे, तो हमारी तो पूरी की पूरी ग्रोथ रेट डिपेंड इस पे करती है, सर्विसेज सेक्टर पे डिपेंड है हमारी ग्रोथ रेट तो, और उसमें से सबसे सर्विस में सबसे मेन है आईटी सेक्टर। अब सर्विस सेक्टर तो और भी है, फिनेंशियल सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज, उनमें हमको देखिए हमारे उनमें भी हमारी काफ़ी ज़्यादा एक तरह से डोमिनेंस है, लेकिन जो हमारी महारत हासिल है वो आईटी सेक्टर में है। यहाँ पे देख लीजिए, एक तो H1 वीज़ा, सबसे पहले तो आपको कन्फ्यूजन हो तो H1 वीज़ा होता क्या है। H1 जो ये वीज़ा होता है यूएस का वीज़ा है, नॉन इमिग्रेंट्स को दिया जाता है ये वहाँ पे यूएस में, यानी जो यूएस के सिटीजन नहीं है, और फॉरेन नेशनल्स यानी जैसे हमारे देश के लोग वहाँ पे उनकी टेम्परेरी एंट्री के लिए, यानी परमानेंट एंट्री के लिए नहीं, सिर्फ काम करने के लिए टेम्परेरी एंट्री के लिए है वहाँ पे, कि कुछ टाइम तक वो वहाँ पे रह सकें काम वगैरह करने के लिए। तो कुछ कंडीशंस हैं इसके लिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, स्पेसिफिक स्पेशलिटी होनी चाहिए, जैसे बीटेक वगैरह करके वहाँ पे जाते हैं, कंप्यूटर से बीटेक की है, इलेक्ट्रॉनिक्स से जिससे भी करी है बीटेक, तो स्पेशलाइज्ड है सारे के सारे। और उसके बाद में और भी जैसे काफ़ी सारी कंडीशंस है, ये सब हमें होने की पता जरूर मतलब आवश्यकता है नहीं हमें पता होने की, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि H1 वीज़ा मेनली किसके लिए होता है, मेनली इनके लिए होता है, ये आईटी कंपनीज़ के लिए, और इसलिए होता है कि उनको स्पेसिफिक टेम्परेरी एंट्री मिल जाए एक बार यूएस के अंदर में। कुछ कंडीशंस होती हैं जैसे कि बैचलर डिग्री वगैरह ये सब। अब दोबारा उस पर आते हैं इसी आर्टिकल पर, तो एक इन्होंने इनका जो ड्राफ्ट है, व्हाइट हाउस ने कहा कि हम प्रोसेस जारी है हमारी, इस तरह का कोई ड्राफ्ट हम बनाने वाले हैं, लेकिन इनका पहले ही ड्राफ्ट लीक हो गया। ये देखिए, ये सिर्फ लीक जैसी चीज़ें हमारे इंडिया में नहीं होती, वहाँ भी होती हैं, उनका ड्राफ्ट लीक हो गया पहले से। तो कुछ कंडीशंस जैसे निकल कर आई, जो ये ड्राफ्ट जो बिल लाने जा रहे हैं बैन के लिए, H1 वीज़ा के लिए, ऑपरेशनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सेंटर्स ये है, OPT है, उस पर एक तरह से रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे। स्टेम यानी कि जो एक जॉब ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी होती है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ, और जो ये यूएस यूनिवर्सिटी से मास्टर्स करते हैं। और फिर ये कहते हैं कि देखिए इनका क्या कहना है, 85,000 का एक लॉटरी सिस्टम निकालेंगे, सिर्फ एक कोटा रख देंगे कि 85,000 बंदे आ सकते हैं हमारे देश में H1 वीज़ा के तहत में, इससे ज़्यादा नहीं आ सकते। और कौन आएंगे ये कौन डिसाइड करेगा, ये लॉटरी डिसाइड करेगा। कमाल ही हो गया। तो उसके बाद में देखिए, उसके बाद में ये कहते हैं कि ट्रंप ने, जैसे उनके जो गवर्नमेंट है, उन्होंने कहा कि आप इसे इंडिया के कंटेक्स्ट में मत देखिए, ये पूरा एक लार्जर इमिग्रेशन रिफॉर्म है। बात तो उनकी भी सही है, ऐसा तो है नहीं, वैसे ज़्यादा इफेक्ट इंडिया को ही पड़ेगा क्योंकि इंडिया का ही आईटी सेक्टर मजबूत है, लेकिन वो इसलिए तो नहीं ला रहे ना स्पेशल कि इंडिया को खतरा, इंडिया की जॉब्स लेनी है या फिर हमारे लिए मुश्किलात पैदा करनी है। तो हम यूँ नहीं कह सकते कि खास करके इंडिया के साथ रिलेशन ख़राब, मतलब बेकार स्टेप है हमारे रिलेशन के लिए, या फिर ऐसा कुछ नहीं है। ये चीज़ें सॉर्ट आउट की जा सकती हैं, लेकिन फ़िलहाल तो आगे देखिए, ये सिक्योरिटी का टॉपिक है, मैं यूज़ कर सकते हैं इसका। 2000 के नकली नोट अभी भी मिल रहे हैं, और बुरी बात यह है कि अभी जो नकली नोट मिल रहे हैं, शुरू में तो देखिए वो जो थे नौसिखिए थे, एक कलर्ड प्रिंट आउट करके निकलवा लिया, या फिर इस प्रकार से जो नकली नोट, एक टर्म यूज़ की गई है, वो टर्म आप याद रख लीजिएगा यहाँ पे, FICN, ये है कंसाइनमेंट ऑफ फेक इंडियन करेंसी नोट्स। FICN काफ़ी फेमस है ये टर्म, मतलब एक फुल फॉर्म सी है और डेफिनेशन सी है। मतलब इसमें क्या होता है, देखिए ये इन्होंने क्या किया, अब नकली नोट जो मिल रहे हैं ना, 17 फीचर्स हैं, जो नए नोट बन के आए हैं ना RBI ने, उसमें 17 फीचर्स हैं, सिक्योरिटी फीचर्स हैं, 13 आगे हैं 2 पीछे हैं। ये सब डिटेल याद मत रखिएगा, बस सिक्योरिटी टॉपिक में एक पॉइंट है, यूँ याद रखिएगा। तो अब क्या है,
अब इसमें बीएसएफ ने जो पकड़ा है यहाँ पे बांग्लादेश बॉर्डर पे पकड़ी है, तो उसमें क्या है, आधे से ज़्यादा सिक्योरिटी फीचर्स तो इन्होंने कॉपी ऑलरेडी कर लिए हैं। यानी आप देखिए 2-3 महीने तो नए नोट आए हैं और 17 में से 9-10 सिक्योरिटी फीचर्स तो इन्होंने कॉपी कर लिए हैं, तो 7-8 ही रह गए। 7-8 और कर लेंगे तो फिर फ़ायदा ज़्यादा होगा नहीं ना, जिस उद्देश्य से हम ये नए नोट लेकर आए थे। और एक ये कई बार ऐसा पूछ लेते हैं कि जो बीएसएफ है कहाँ पोस्टेड होती है। बीएसएफ देखिए एक तो बांग्लादेश बॉर्डर पे पोस्टेड होती है, इवन जो पाकिस्तान के बॉर्डर पे भी पोस्टेड होती है। और एक आप बताइए कि चाइना के बॉर्डर पे कौन सी हमारी जो पैरामिलिट्री फोर्स है वो पोस्टेड होती है चाइना के बॉर्डर पे। ये सारे हमें पता होना चाहिए कि सीमा सशस्त्र बल कहाँ होती है और असम राइफल्स कहाँ होती है, और जो दूसरी है चाइना में आईटीबीपी कहाँ होती है। आगे देखिए एक छोटी सी न्यूज़ है, काफ़ी डिस्कस किया है हमें, लेकिन मेट्रोमैन यानी ई श्रीधरन ने बोला है तो कहीं ना कहीं इसका यूज़ कर सकते हैं हम। दोबारा से पॉइंट वही है, फुलिश डिसीजन। इन्होंने कहा कि देखिए रेलवे बजट को मर्ज किया गया है जनरल बजट के साथ में, काफ़ी एक मूर्खतापूर्ण डिसीजन ये है फाइनेंस मिनिस्ट्री का। अब इतना वास्ट रिसोर्सेज हैं रेलवे के, अब हर चीज़ के लिए उनको फाइनेंस मिनिस्ट्री से गुहार लगानी पड़ेगी, जो कि एक सही बात नहीं है। ये अब सिर्फ रेलवे एक डिपार्टमेंट बन के रह गया है, जैसे कि शिपिंग डिपार्टमेंट, पोस्ट डिपार्टमेंट, एविएशन डिपार्टमेंट, और रेलवे की शान जो है वो शाइन थी वो ख़त्म हो गई है। और अच्छा तो ये होता कि ये फंड्स को मोबिलाइज करते, जो इनके पास में इतना सारा एसेट है उसको गिरवी रखकर या फिर कैसे भी उसका यूज़ करके फंड्स को मोबिलाइज करते और रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करते। अब इतना बड़ा रेलवे का एम्पायर है, फाइनेंशियल मिनिस्ट्री जो है वो कहाँ तक ध्यान दे पाएगी इस पर। वैसे आपको याद रहता है हमने काफ़ी कुछ इसके बारे में डिस्कस किया था, आपको कितना याद है इसके बारे में? हमने डिस्कस किया था कि एक्रोथ कमेटी थी 1925, एक्रोथ कमेटी 1925 के आसपास थी, उसकी रिपोर्ट के बेसिस पे अलग से रेलवे बजट आना स्टार्ट हुआ था। और फ़ायदों में हमने काफ़ी सारे पॉइंट डिस्कस किए थे कि पॉपुलिज्म ख़त्म हो जाएगा, कि जिस प्रकार से एक कोई नया रेलवे मिनिस्टर आता है तो अलग पार्टी का होता है, वो सिर्फ वोटों के लिए नई स्कीम्स चला देता है, तो इससे काफ़ी नुकसान होता है। और रेलवे मिनिस्ट्री का जो लोन है यानी काफ़ी बढ़ गया है, यानी जो कर्जा काफ़ी बढ़ गया रेलवे मिनिस्ट्री पर। ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे, आपको याद रहते हैं? वैसे ये याद रहने चाहिए, अगर याद नहीं रहेंगे ना कोई फ़ायदा होगा नहीं वैसे डिस्कशन का। आगे देखिए एक रशिया की न्यूज़ है, ये रशिया जो आर्कटिक, यहाँ पे देखिए आर्कटिक जो हमारे ऊपर ओशन है वहाँ पे मार्च कर रहा है। तो अब ये आर्कटिक काउंसिल से रिलेटेड न्यूज़ है कि रशिया वहाँ पे जो न्यूक्लियर आइस ब्रेकर ले जा रहा है अपने। तो यहाँ पे देखिए ये आर्कटिक ओशन है, और एक सेकंड ये पेन गायब हो गया, पेन ले आता हूँ मैं, ये आ गया पेन। तो यहाँ पे देखिए जो अब ये आर्कटिक ओशन है ये रशिया है, यहाँ पे ये रशिया लेके आ रहा है न्यूक्लियर आइस ब्रेकर। ये न्यूक्लियर आइस ब्रेकर होता क्या है, ये देखिए न्यूक्लियर आइस ब्रेकर ये शिप होते हैं, जहाज, और इसमें न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जिस पानी पर बर्फ़ जमी हुई है उस पानी पर चल सकता है। यानी आपने देखा होगा कि जो आर्कटिक ओशन है ये पूरा एरिया जमा हुआ है ना, पानी का है वैसे, लेकिन बर्फ़ जमी हुई है यहाँ पे, तो कोई नॉर्मल जहाज़ तो यहाँ पे चल नहीं सकता। तो न्यूक्लियर आइस ब्रेकर यहाँ पे चलते हैं, यानी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जहाज इस बर्फ़ पर चल पाने में सक्षम है। तो अब रशिया यहाँ पर ले जा रहा है, तो इससे जो बाकी देश हैं आसपास के, कनाडा, ग्रीनलैंड, फिनलैंड और ये सारे जो देश हैं, यूएस वगैरह, और चाइना भी अभी नई नई, आपको पता है चाइना के सपने हैं अपने ग्लोबल पावर बनने के, तो यहाँ पे भी चाइना अब अपनी थोड़ा बहुत कोशिश कर रहा है आने की। इन सब में हलचल मच गई है इन सब देशों में कि क्या रशिया दोबारा से अपने आप को इस पूरे रीजन पे असर्ट करने की सोच रहा है, क्योंकि रशिया आपको पता है कि इन दिनों काफ़ी असर्ट कर रहा है, रीसर्जेंस हो रही है रशिया में। अफगानिस्तान देख लीजिए, सीरिया देख लीजिए, और भी काफ़ी देश आप देख लीजिए, काफ़ी जगह आप देख लीजिए जहाँ पे रशिया अपने आप को रीअसर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे दोबारा न्यूज़ पे आते हैं, तो यहाँ पे देखिए वही बात कि इन सब देशों में हलचल मच गई है, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स, नॉर्वे, चाइना। और अभी सबसे ज़्यादा, मतलब पहले देखिए ये पहले करते थे जब यूएसएसआर होता था ना, तब ये आर्कटिक काउंसिल पे अपने आप को डोमिनेंस स्थापित करने की कोशिश करते थे। लेकिन जब ये यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ, यानी जो सोवियत यूनियन के विघटन के बाद में इन्होंने ऐसे काम करने छोड़ दिए थे, लेकिन इन दिनों से दोबारा से वो पुराने कामों पे फिर से उतर आ गए हैं, जिस प्रकार से यूएस को चैलेंज देना, क्योंकि बीच में इनकी पावर कम हो गई थी, अब दोबारा से इनकी जो पावर है, इकोनॉमी, एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है रशिया के पास में। वैसे वेस्टर्न मीडिया यूँ कहती है कि जो प्रकार हमने न्यूज़ पढ़ी थी कि वेस्टर्न मीडिया कहती है कि इनके पास में है नहीं, मतलब इनकी इकोनॉमी डाउन जा रही है, नशे से पूरा देश भरा हुआ है रशिया। लेकिन असल में जो इंडिपेंडेंट न्यूज़ एजेंसीज हैं वो कहती हैं कि नहीं, रशिया की इकोनॉमी काफ़ी अच्छे से मूव कर रही है, इवन आईएमएफ ने ये कहा। तो उसी चक्कर में क्या हुआ, जो यूएस की जो मैरीन्स हैं, मतलब रशिया को काउंटर करने के लिए यूएस ने अपनी मैरीन्स भेजी नॉर्वे के अंदर में 6 महीने पहले भेजी थी, और 6 मंथ्स डिप्लॉयमेंट के लिए भेजी हैं। 300 यूएस मैरीन्स हैं जो,
तो कहने का मतलब यही है कि इसको भी अब लड़ाई का अखाड़ा बनाने वाले हैं आर्कटिक ओशन को। आगे बिजनेस पेज पे 3-4 इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो ये हैं कि जो कपड़ा, लेदर और ये सारी चीज़ें हैं ना, इनमें काफ़ी ग्रोथ की संभावना देख रहे हैं जो हमारे इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं सुब्रमण्यम साहब। वो कहते हैं कि देखिए कपड़ों की फैक्ट्री लगाओ, लेदर की फैक्ट्री लगाओ, इनको अगर आप यहाँ पे ग्रोथ होती है ना तो यहाँ पे जॉब्स काफ़ी ज़्यादा बनती है। क्योंकि देखिए बाकी स्टील सेक्टर है उसमें तो ऑटोमेशन काफ़ी ज़्यादा है, स्टील बनाने में तो सारा मशीनों का काम होता है। इवन आप और भी देख लीजिए जो 2-3 चीज़ें और हैं उनमें काफ़ी जो हमारी जैसे सर्विस सेक्टर है, सर्विस सेक्टर में क्या है, हाईली स्किल्ड लोग चाहिए सर्विस सेक्टर में काम करने के लिए। इवन जिन्होंने बीटेक की है उनको तो कई बार जॉब नहीं मिल पाती। लेकिन जो ये कपड़ों की फैक्ट्री लगाते हैं या फिर लेदर की फैक्ट्री लगाते हैं, जूतों की फैक्ट्री लगाते हैं, इनमें काफ़ी ज़्यादा जो जॉब्स हैं वो देता है, ये दोनों सेक्टर्स हैं। तो इन पर काम करने की जोर दे रहे हैं जो हमारे इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं। तो उसके लिए काफ़ी सारे ये सजेशंस दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि देखिए लेबर इंटेंसिव है और टैक्स रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है, और इन दोनों सेक्टर्स में ग्रोथ देने के लिए हमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने होंगे जल्द से जल्द यूरोपियन यूनियन के साथ में और यूके के साथ में। और यहाँ पे देखिए जो अपैरल्स यानी कपड़ों की जो फैक्ट्री होती है उसमें 80 गुना ज़्यादा लेबर इंटेंसिव है यहाँ पे, बजाय कि स्टील नहीं, बजाय कि ऑटो, और 240 गुना ज़्यादा लेबर इंटेंसिव है बजाय कि स्टील। यानी हाँ ये देख लीजिए आप, ऑटो सेक्टर, ऑटोमोबाइल जो सेक्टर होता है जहाँ कारें बाइक्स वगैरह बनाते हैं, हाँ जरूरत है, ये भी जॉब्स प्रोवाइड करते हैं, ऐसा नहीं है। गुड़गांव में, गुरुग्राम में आप देख लीजिए मारुति की फैक्ट्री है, लेकिन इससे तो 80 गुना ज़्यादा जो जॉब्स देते हैं वो कपड़ों की फैक्ट्री देती हैं। और भी जैसे डिसएडवांटेज क्या क्या है, लेकिन क्योंकि हमारा जो ये सेक्टर है दोनों के दोनों, लेदर सेक्टर और अपैरल सेक्टर जो है, ये ग्रोथ रेट जो ज़्यादा ग्रो नहीं कर पा रहा है, तो इसके लिए काफ़ी कारण बताते हैं। लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स होती हैं इनमें, और लेबर लॉज जो हैं काफ़ी कठोर हैं, तो लेबर्स में रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। इवन जो टैक्स एंड टैरिफ पॉलिसी है वो भी इन सेक्टर्स की ग्रोथ के अनुकूल नहीं है। और ये 3-4 जो है पूरा बड़ा क्वेश्चन बन सकता है ये मेंस का, इस पे सारे पॉइंट हैं ये, सिर्फ इसको आप यूँ ना मानिए कि एक कीवर्ड में लॉजिस्टिकल एक पॉइंट है और जो लेबर रेगुलेशन है दूसरा पॉइंट हो गया, ये तीसरा पॉइंट है। तो ये सारे याद रखिएगा आप। और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जीएसटी आ गया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये सब करने की जरूरत है हमें। जीएसटी के बाद में टैक्स रैशनलाइजेशन आना चाहिए और लेबर्स में रिफॉर्म्स आने चाहिए, ये सॉल्यूशंस भी बाद में दे रहे हैं सारे। और एक जो कारण बता रहे हैं कि जो हमारे मिनिमम वेजेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, तो उससे जो बाहर की कंपनीज है वो नहीं आती, क्योंकि उनको लगता है कि जो मिनिमम वेजेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे अगर यहाँ पे लेबर्स को हायर करेंगे तो मिनिमम वेजेस भी मार्केट के हिसाब से रैशनलाइज करने पड़ेंगे। यानी मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 में वो है, सुधार की गुंजाइश है। ये ज़्यादा बता रहे हैं इसको, मिनिमम वेजेस को। और द हिंदू के आर्टिकल वाले हमेशा कहते हैं कि मिनिमम वेजेस को बढ़ाओ, मिनिमम वेजेस को बढ़ाओ। आगे देखिए जो ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम है, सुबह हमने डिस्कस करी थी, इसमें हमने डिस्कस किया था कि जो बैंक का एनपीएस है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया है। क्यों? क्योंकि इन्होंने कॉरपोरेट्स कंपनीज को लोन दिया था पहले, जब रिसेशन से पहले हमारी जो बूम के दौरान में हमारी जो इकोनॉमी काफ़ी ग्रो कर रही थी, तो बैंक्स को लगा कि ठीक है पैसा कमाया जाए, उन्होंने लोन दिया काफ़ी कंपनीज को। अब वो कंपनियां लोन चुका पाने में सक्षम है नहीं, तो वो एक तो कंपनीज की बैलेंस शीट्स भी नेगेटिव है, और वो बैंक्स को अपना पैसा वापस नहीं दे पा रही हैं, तो बैंक्स की बैलेंस शीट भी नेगेटिव है। मतलब एनपीएस काफ़ी बढ़ता जा रहा है बैंक का भी, सुबह हमने ये डिस्कस किया था। इन दोनों चीज़ों को जब ना तो कंपनीज के पास में पैसा लुटाने के लिए है, इसलिए वो अपना नया बिजनेस नहीं स्टैब्लिश कर पा रहे या फिर एक्सपेंड नहीं कर पा रहे, और ना ही बैंक के पास में पैसा है, वो एनपीएस उनके पास बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, इससे वो नए लोगों को पैसा नहीं दे पा रहे। तो इन दोनों चीज़ों से पैसा है ही नहीं, मार्केट में रुका हुआ है, तो इससे हमारी जो ग्रोथ रेट है वो प्रभावित हो रही है। तो इसको कैसे सोल्व किया जाए, उसके लिए एक सजेशन देते हैं इकोनॉमिक सर्वे में। उसके लिए ये कहते हैं कि एक पैरा नाम की बॉडी आनी चाहिए, जो पब्लिक सेक्टर एसेट रिहेबिलिटेशन एजेंसी। आपको याद है हमने एक बैड बैंक जैसा कुछ पढ़ा था, वो उसी टाइप का है ये। बैड बैंक यही था ना कि नेशनल एसेट रिहेबिलिटेशन एजेंसी, तो उसी टाइप में है कि पब्लिक सेक्टर एसेट रिहेबिलिटेशन एजेंसी। ये सोल्व करेगी इस ट्विंस जो ये है ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम को। और ये बिल्कुल काफ़ी डिफ़िकल्ट केसेस हैं उनमें इसको डिप्लॉय किया जाएगा इस बॉडी को। और जो पॉलिटिकल टफ डिसीजंस हैं, कई बार देखिए वोट के चक्कर में टफ डिसीजंस नहीं लेते गवर्नमेंट, तो टफ डिसीजंस ले पाने में सक्षम होगी। और जो एनपीए की प्रॉब्लम हमारे जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है उसकी काफ़ी ज़्यादा है, 9.1% है, जबकि इतनी होनी नहीं चाहिए अगर हम कंपेयर करके देखें तो बाकी जो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं या फिर इमर्जिंग मार्केट्स हैं उनमें। तो फिर इसीलिए ये नई बॉडी का बस सजेशन देते हैं। अब डिटेल में तो इस बॉडी के बारे में बाद में पता लगेंगे कौन मेंबर होते हैं, कौन चेयरमैन, अगर आती है तो, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे तो सिर्फ सजेशंस है ना, अभी मनी तो नहीं है, ये बॉडी बनेगी तब की बात है। 8 सेक्टर्स पीआईबी की न्यूज़ है, 8 सेक्टर्स हैं, ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। आईआईपी में जो
38% कंट्रीब्यूशन होता है वो तो सिर्फ 8 सेक्टर्स का होता है। ये 8 सेक्टर हैं, कोल, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस, रिफाइनरी, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी। याद है आपको सारे? ये कैसे याद करते हो वैसे आप? देखिए, इनको याद करने के लिए कोई कोड वगैरह बना लिया करो, ऐसे तो आप भूल जाओगे कि कौन से 8 हैं। कोई कोड से या फिर किसी प्रकार से कुछ ना कुछ करके लिंक बना के रट्टा मारने की आवश्यकता है, या फिर कुछ भी अगर शुरू में अगर कोड ना बनता तो आगे आगे का एक वर्ड ले लिया करो, जैसे ऐसे है ना, CCN और RFSCE। ये मतलब अभी तो ऐसे लग रहा होगा, कुछ ऐसे आगे पीछे अक्षर को करके जैसे एक सिमिट्री सी बना के CC, ट्रिपल E, NN ऐसे करके याद कर लिया करो। छोटे बच्चे जैसे याद करते हैं ना, वैसे ही रट्टा मारने की आवश्यकता है, कोई शॉर्टकट तो है नहीं। इसमें कंट्रीब्यूशन की बात आई तो 2015 में क्वेश्चन पूछा था, हाईएस्ट जो वेटेज है वो इलेक्ट्रिसिटी का, यहाँ पे देखिए 10% है। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का 10% है। सबसे कम जो है और वो है यहाँ पे देखिए 1.254 फर्टिलाइजर का। अब यूपीएससी ने सबसे ज़्यादा तो पूछ दिया, अब मुझे तो डर है यूँ ना पूछ ले यूपीएससी कि असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ या फिर अरेंज करो, बढ़ते क्रम में घटाओ, तो फिर ये 8 के 8 याद करने पड़ेंगे कि किसका कितना है, क्योंकि 3-4 वो दे देंगे और कहेंगे कि ज़्यादा से कम में अरेंज करो। ये तो डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा। आगे देखिए, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक ऑपरेशन क्लीन मनी चलाया है। जो पैसा आया था नोटबंदी के पीरियड के दौरान में, जो पैसा लोगों ने जमा कराया, अब उसको जैसा फिनेंस मिनिस्ट्री ने कहा था कि इसका मतलब पैसा लोगों ने जमा करा दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि कतई ये नहीं है कि सारा का सारा पैसा वापस आ गया इसलिए ब्लैक मनी नहीं पकड़ी गई। अब लोगों ने एक बार जमा तो करा दिया, अब देखेंगे ना इनकम टैक्स वाले कि वो सही है, वाइट मनी है या फिर ब्लैक मनी है। तो इस पूरे ऑपरेशन को नाम दिया गया है ऑपरेशन क्लीन मनी। इसमें वेरिफिकेशन करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे सारे कैश डिपॉजिट्स का, 18 लाख पर्सन्स को शुरू में करेंगे। तो आ जाए तो याद रखना ऑपरेशन क्लीन मनी क्या है। एक इकोनॉमिक सर्वे में पीआईबी में ये एडवाइस दी गई है। देखिए, जो हमारी लोकल बॉडीज़ होती है ना, ये म्यूनसिपैलिटीज़, ये हमेशा ये शिकायत करती है कि हमारे पास में फंड्स नहीं है। तो ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर को लोकली इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन पे होती है, और इनके पास में फंड्स नहीं होते, इसलिए और भी काफ़ी प्रॉब्लम से ये जूझ रहे होते हैं। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं ला सकते, ये फिनेंसिस नहीं होते, गवर्नेंस कैपेसिटीज इनकी ज़्यादा नहीं होती। तो इन सब चीज़ों को आप कह सकते हैं दूर करने के लिए इकोनॉमिक सर्वे एक एडवाइस देता है कि आपके पास में प्रॉपर्टी टैक्स आप लगा सकते हो। आप प्रॉपर्टी टैक्स लगाते क्यों नहीं? एग्जाम्पल देते हैं, जैसे बेंगलोर और जयपुर की 2 सिटीज़ हैं, यहाँ पे जो प्रॉपर्टी टैक्स है बिल्कुल 5 to 20% है, वो ये यूटिलाइज कर रहे हैं, जबकि 5 गुना ज़्यादा प्रॉपर्टी टैक्स ये वसूल सकते हैं लेकिन नहीं वसूलते। सीरियस चैलेंजेस हैं होते हैं। देखिए, ये कहते हैं कि वाटर, पानी या शहर जो है वो जूझते हैं पानी की समस्या से, पावर की समस्या से, क्योंकि वही बात है, पैसा नहीं होता इनके पास में, जबकि प्रॉपर्टी टैक्स का यूज़ कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया जो एग्जांपल है, प्रॉपर्टी टैक्स को वसूलने के लिए सैटेलाइट इमेजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऊपर से देखेंगे सैटेलाइट इमेजेस होंगी तो इनको पता लग जाएगा कि कौन से घर ने टैक्स दिया, कौन से घर ने नहीं दिया। ऊपर से पता लग जाएगा कितने घर नए बन रहे हैं। तो ये सैटेलाइट का यूज़ कर सकते हैं। एक नया पॉइंट इकोनॉमिक सर्वे ने दिया यहाँ पे। आज की स्कीम क्या है? आज की स्कीम है, देखिए, ज्ञान को GYAN मत लेना, GIAN। इसकी फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म है ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क्स 2014। कौन सी मिनिस्ट्री द्वारा चलाई गई है? ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, HRD द्वारा मिनिस्ट्री द्वारा चलाई गई है। तो है क्या ये ज्ञान? इसमें देखिए, एक फॉरेन जो प्रोफेसर्स या फिर फॉरेन एक्सपर्ट्स हैं ना, उनके गेस्ट लेक्चर्स ऑर्गेनाइज करवाएंगे हमारे इंडियन इंस्टीट्यूशंस में या फिर इंडियन इंस्टीट्यूट्स में। यानी जैसे अब वो वहाँ के जो एक्सपर्ट्स हैं, वहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं, हमारे यहाँ की लोकल फैकल्टी से इंटरेक्ट करेंगे या फिर लोकल स्टूडेंट से इंटरेक्ट करेंगे, तो आपस में क्या होगा, एक बॉन्डिंग क्रिएट होगी। हमारे जो स्टाफ है या फिर हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, उनको एक ग्लोबल एक्सीलेंस का इन्वायरमेंट मिलेगा, वहाँ के लोगों से सीखेंगे। तो उसी लिए है ये ज्ञान। यहाँ पे देखिए, हमारे कंट्री के एग्जिस्टिंग जो एकेडमिक रिसोर्सेज हैं उनको एक्सीलेंस की ओर ले जाने के लिए, और जो इंटरनेशनली एंगेजमेंट को आगे ले आने के लिए। तो ये नॉर्मल से जो पॉइंट्स होते हैं, बस ये याद रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है क्या, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि है क्या, कि ये जो फॉरेन प्रोफेसर्स हैं उनकी इंटरेक्शन करवाते हैं, हमारे लोकल गेस्ट लेक्चर्स ऑर्गेनाइज करवाते हैं उनके, ना सिर्फ IIT बल्कि और भी दूसरे इंस्टीट्यूशंस। और कौन सी मिनिस्ट्री द्वारा चला गया? HRD मिनिस्ट्री द्वारा चला गया। बस 2 पॉइंट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हैं, बाकी ये नॉर्मल पॉइंट्स हैं। अब नॉर्मल पॉइंट्स, ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आएगा कि ज्ञान है क्या, मेंस में कभी नहीं आएगा। प्री में स्कीम के बारे में पूछ सकते हैं प्री में, लेकिन 2 ही पॉइंट पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल आप मतलब नॉर्मल पॉइंट्स। देखिए, इतना काफ़ी कुछ पढ़ने के बाद में ना
कॉमन सेंस है ना, वो सबसे ज़्यादा काम आएगी। समझ रहे हो ना कॉमन सेंस क्या होता है। अब यूपीएससी मान लीजिए इस तरह क्वेश्चन दे दे, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। अब यूपीएससी ज्ञान का पूछे, मान ली GIAN, अब वो ऑप्शन दे इस तरह का, दिस स्कीम इज रिस्ट्रिक्टेड टू, यानी क्या ये स्कीम सीमित है सिर्फ IIT IIM तक। अब ध्यान से सोचने की कोशिश कीजिएगा, अच्छी चीज़ है, एजुकेशन की चीज़ है, अच्छी चीज़ जो होती है कभी सिर्फ 2 इन बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस तक लिमिटेड होती है, कभी तो देखने में पता लग रहा है गलत है बात है, अच्छी चीज़ कभी लिमिटेड नहीं होती। तो कॉमन सेंस ये कह रहा है ये स्टेटमेंट गलत है। समझ गए? पता नहीं मतलब समझ आया कि नहीं आया, लेकिन आगे क्वेश्चंस करेंगे जब आ जाएगा पक्का, कॉमन सेंस तो डेवलप हो जाएगी धीरे धीरे। बेसल जो कन्वेंशन है ये क्या होती है, आज की इन्वायरमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है 1992 में ये आई थी। ये जो कई बार देखिए इसका कंटेक्स्ट बताता हूँ फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये डेवलप्ड कंट्रीज़ क्या करते थे, ये अपने आप को ना, डेवलप्ड कंट्रीज़ US और वेस्टर्न कंट्रीज़ अपने आप को ज़्यादा स्मार्ट समझते थे। ये क्या करते थे, अपने देश में कुछ जो ये बायोमेडिकल का वेस्ट या फिर जो ये इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता था ना, इसको अपने देश में डिस्पोज नहीं करते थे। इनको ना ये जो गरीब देश नहीं है अफ्रीका के, यहाँ पे आके डिस्पोज कर देते थे। तो उस चीज़ के लिए, उस चीज़ को कर्व करने के लिए, आपको पता ही है पूरे वर्ल्ड की कब तक ये चलता, एक लेवल के बाद में ये छुप नहीं पाया। तो जो सारे वर्ल्ड के जो NGOs हैं उन्होंने जोर लगाया, डेवलप्ड कंट्रीज़ को कहा कि आप क्या अपने आप को ज़्यादा मतलब स्मार्ट समझते हो, आपके देश का कचरा है तो अच्छे से डिस्पोज करो, आप दूसरे देशों अफ्रीका जैसी कंट्रीज़ में जाके उनके समुद्र में जाके क्यों डिस्पोज कर रहे हो। तो ये एक तरह से इसीलिए है, ट्रांस बाउंड्री जो मूवमेंट्स होती है हैजार्डस वेस्ट की, तो उसको कर्व करने के लिए है ये बेसल कन्वेंशन। और इंटरनेशनल ट्रीटी है ये, UN द्वारा ये है, रेटिफाइड है मतलब। तो याद रखिए, कई बार यूँ पूछ लेते हैं क्या ये बेसल जो कन्वेंशन है UN द्वारा एसोसिएटेड है क्या नहीं है, तो UN के एसोसिएटेड है। क्या करती है, हैजार्डस वेस्ट का ट्रांसफ़र रोकती है फ्रॉम डेवलप्ड टू लेस डेवलप्ड कंट्रीज़। तो ज़्यादा अमीर जो देश हैं वो अब गरीब देशों के समुद्र के बीच, वहाँ के उनके जो टेरिटरी के साथ समुद्र लगता है वहाँ पे जाके डिस्पोज नहीं कर सकते। और ये फेमस केस था एक सोमालिया का, ये अमेरिका वाले क्या करते थे, अमेरिका सोमालिया के आसपास का जो एरिया है ना समुद्र का, वहाँ पे जाके डिस्पोज करते थे। तो इस बात पे काफ़ी विवाद उठा था। और उसके बाद में ये सिखाएंगे भी सर, जो लेस डेवलप्ड कंट्री है उनको कैसे अपने जो हैजार्डस वेस्ट होता है, यानी खतरनाक जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको कैसे डिस्पोज करें। बस यही है स्कीम, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये बेसल कन्वेंशन। आज का आर्टिकल क्या है, सेकंड पार्ट स्टार्ट हो गया जो इंपॉर्टेंट है। अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 5वां। पहला पार्ट हमने कर लिया, यूनियन वाला था। दूसरा पार्ट है सिटीजनशिप का। तो सिटीजनशिप में ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स तो है नहीं, सबसे मतलब अनयूजफुल आर्टिकल्स इसमें है। तो अब देखिए 5वां एक आर्टिकल है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ बताने के लिए है। ये कहता है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो कौन कौन हमारे देश के सिटीजन बन सकते थे। तो नाम दिए हैं, वो लोग जो हमारे टेरिटरी में जिनका जन्म हुआ हो, या फिर जिनके पेरेंट्स का जन्म हमारी टेरिटरी के अंदर में हुआ हो, या फिर जो उस टाइम पे हमारा देश आज़ाद हुआ हमारे देश के नागरिक हों 5 साल से पहले तक। तो ये मतलब कम से कम 5 साल तक हमारे देश के नागरिक हों। तो ये नहीं पूछते, इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते, कहीं भी नहीं आते इस टाइप के क्वेश्चन। तो बस ये याद रखिए। आगे सारे आर्टिकल ये ऐसे हैं 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। आगे सबसे जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल स्टार्ट होते हैं वो 12 से होते हैं, फंडामेंटल राइट्स। उसके तो ऑलमोस्ट एक आर्टिकल इंपॉर्टेंट है जो फंडामेंटल राइट्स के हैं। तो कल देख लेंगे सिटीजनशिप का कोई और आर्टिकल इंपॉर्टेंट है तो ठीक है, नहीं तो फिर फंडामेंटल राइट्स करते हैं आगे। अब आता है करंट अफेयर अगस्त के। अगस्त में करंट अफेयर में एक जो न्यूज़ थी, आकाशवाणी मैत्री। आकाशवाणी मैत्री से नाम से आपको क्या समझ में आता है, क्या है ये? मैत्री है तो मैत्री जैसी चीज़ें तो बांग्लादेश से होती है, बंगाली वर्ड है ये मैत्री। एक मैत्री एक्सरसाइज भी हुई थी हमारे बांग्लादेश और हमारे बीच में, याद होगा आपको। तो इसी नाम से बहुत कुछ पता लग जाता है। जब मैच द फॉलोइंग आते हैं ना तो नाम से काफ़ी कुछ पता लग जाता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ छोटा सा। एक बार एक क्वेश्चन था, PCS में था, जैसे ऐसे क्वेश्चन था कि इन प्लेयर्स का मैच कीजिए। PCS में तो प्लेयर्स का मैच करवा देते हैं, जैसे पुर्तगाल के प्लेयर का नाम और अमेरिका के प्लेयर का नाम ऐसे था, और मैच द फॉलोइंग करवाना था। अब पुर्तगाल का जो प्लेयर था वो तो आपको पता है बारबडोसा टाइप नाम होगा कुछ, और यूएस का प्लेयर होगा तो उसका कुछ इंग्लिश टाइप का नाम होगा, इटली का होगा तो कुछ इस टाइप का नाम होगा। तो काफ़ी कुछ मतलब दोबारा से वही कहने का मतलब है, कॉमन सेंस टाइप जो क्वेश्चन सोल्व करने की जो एक आर्ट है वो डेवलप करने की जरूरत है हमें। और देखिए ऑल इंडिया जो रेडियो है वो स्ट्रेंथन कर रहा है कि हमारे और बांग्लादेश के बीच में एक जो रिलेशन है, संबंध है, उनमें मजबूती लाई जाए। और ये जो चैनल है पहले भी चलता था, इस तरह का एक चैनल था, बाद में इसे बंद कर दिया गया था,
1971 में पहले इनकी सर्विस स्टार्ट हुई थी, रेडियो सर्विस थी उस टाइम पे। और अब ये इसको 596 किलो हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी से चलाया जा रहा है। डबल ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके। एक तो ये चाइना वाले आपको पता है कितने तेज़ हैं, उनके तो रेडियो दूर दूर तक कैच करते हैं, उनका एंटीना आपको पता है, टेक्नोलॉजी इनकी तो है ही ज़्यादा। तो हमारे पास में एक एडवांटेज ये है कि बंगाली लैंग्वेज समझते हैं, यानी हमारा जो वेस्ट बंगाल है वहाँ पे बंगाली लैंग्वेज बोलते हैं, वो तो बंगाली है ही, बांग्लादेश है। तो इस चीज़ को हम जो बॉन्डिंग है इस चीज़ को बढ़ाने की कोशिश हम कर सकते हैं। इसलिए हमारे ये दोनों देशों के बीच में एक सॉफ्ट पावर बढ़ाएगा, मतलब हमारी सॉफ्ट पावर वहाँ पे बढ़ेगी, क्योंकि प्रोग्राम्स जिस प्रकार से बॉलीवुड की सॉफ्ट पावर काफ़ी ज़्यादा है पाकिस्तान में, तो उसी चीज़ को एक टैप करने की कोशिश कर रहे हैं ये आकाशवाणी मैत्री चैनल जो है। अगला 1 अगस्त में आया था मेंटल हेल्थ केयर बिल। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे जो लोग जो हैं मेंटली जो हैं डिसेबल्ड हैं, तो उनके लिए काफ़ी राइट बेस्ड अप्रोच दी गई थी कि अब उनका हक है, वो किसी भी हॉस्पिटल में जाके कह सकते हैं कि हमें हमारा इलाज कीजिए, तो अब उनका हक हो गया है। राइट बेस्ड अप्रोच उनको दे दी गई। एडवांस डायरेक्टिव वो दे सकते हैं कि वो डॉक्टर को बता सकते हैं कि हमें इस तरह का इलाज चाहिए। तो इसके काफ़ी क्रिटिसिज्म भी है वैसे। इसे कहते हैं कि अगर मरीज ही कहेगा कि डॉक्टर को मुझे इस तरह का इलाज चाहिए, तो डॉक्टर को क्या रोल रह गया है। तो डॉक्टर के जो उसके काम में दखलंदाजी है, ऊपर से कहते हैं कि हर एक सेंटर और स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी बनाना है, मतलब सेंटर और स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी का गठन करना है। तो इसका एक क्रिटिसिज्म ये आता है कि इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है स्टेट्स के पास में, हर डिस्ट्रिक्ट में कैसे बनाएंगे। और एक ये काम ये भी करेंगे कि सबको रजिस्टर करेंगे, सुपरवाइज करेंगे, एक रजिस्टर मेंटेन करेंगे सबका, जो मेंटल हेल्थ इस्टेब्लिशमेंट्स हैं या फिर उससे जो है ग्रस्त कर रहे हैं, जो मेंटल इलाज ले रहे हैं, या फिर उनको बॉडीज़ जो हैं उनको सुपरवाइज कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का हिसाब रखेगा ये। उसके बाद में एक बोर्ड का भी गठन करना था इस बिल के तहत में, मेंटल हेल्थ रिव्यू कमीशन। ये क्वैसी जुडिशियल बॉडी होगी और पीरियडिकली रिव्यू करेगी इन सब चीज़ों का ये। और जो सुसाइड है उसको भी डिक्रिमिनलाइज करने की बात कही थी। ये सारी चीज़ें हैं, ये पढ़ी हुई हैं हमने। सुसाइड को डिक्रिमिनलाइज कैसे करेंगे? 309 आईपीसी की धारा है ना, इंडियन पीनल कोड, उसमें सुसाइड करने की जो कोशिश करता है उस पर 1 साल की सज़ा तक का प्रावधान है। तो कहते हैं कि जो बंदा सुसाइड कर रहा है वो दिमाग से खाली है, दिमाग से पैदल है, तो कम से कम उसको इलाज की आवश्यकता है। आप उसको जेल में कैद करोगे तो उसकी जो फ्रस्ट्रेशन है या फिर वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। बल्कि अगला एक बिल था, ये था मैटरनिटी बेनिफिट बिल 2016। ये कहता है कि देखिए, ये सबसे पहले तो कौन सी यूनिट्स के लिए, कौन सी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए है। जिस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में या फिर कुछ भी हो, मतलब जहाँ बिजनेस हो रहा है या फिर सर्विस कुछ भी हो, जहाँ वुमेन्स काम करती हैं, 10 या 10 से ज़्यादा बंदों को जो एम्प्लॉय करती है उनके लिए सबसे पहली बात है ये बिल एप्लीकेबल होता है। ऐसे नहीं कि 2-3 बंदे जहाँ काम कर रहे हो उनको भी, क्योंकि यहाँ पे क्रैच फैसिलिटीज़ जैसी जो है वो प्रोवाइड करनी है। अब 2-3 बंदे काम कर रहे हैं, उसके लिए क्रैच फैसिलिटी बनाना तो डिफिकल्ट हो जाएगा ना। तो कम से कम 10 बंदे काम करने चाहिए उस यूनिट में या फिर उस दुकान में या फिर कोई भी चीज़ है उसमें ये बिल एप्लीकेबल होगा। इसमें जो मैटरनिटी लीव है, अभी 12 हफ्तों की जो है मैटरनिटी लीव मिलती है, अब इसको बढ़ा के 26 हफ्तों तक करने की बात की गई थी। और जो कमिश्निंग मदर्स होती हैं, यानी जो बच्चों को जन्म नहीं देती लेकिन आपको पता होगा जिस प्रकार से जो सरोगेट्स मदर्स या फिर जो बच्चा लेती हैं उनसे, उसके लिए भी ये चीज़ है वो एप्लीकेबल होगी। कमिश्निंग मदर्स यानी जो जन्म नहीं देती लेकिन फिर भी एडोप्शन भी मान लीजिए आप, जैसे बच्चों को जो अडोप्ट करती हैं, लेकिन 3 महीने से कम बच्चों को अडोप्ट करना है, तब जाके ये बिल होगा वो उनके लिए, ये यानी इस 26 हफ्तों की जो लीव का फ़ायदा ये उठा सकेंगे। तो उनके लिए एक और जो बेनिफिट होगा वो घर से भी काम कर सकती हैं। तो वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटी अवेलेबल होगी, क्रच फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगी। क्रच फैसिलिटीज़ उनके लिए है लेकिन 50 या 50 से ज़्यादा एम्प्लॉइज़, तो बल्कि 10 भी नहीं, क्रच फैसिलिटीज़ के लिए तो 50 या 50 से ज़्यादा कर्मचारी का होना आवश्यक है। और जब भी एक नई महिला ज्वाइन करेगी तो उनको हर एक जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको बताना आवश्यक है कि ये मैटरनिटी जो बेनिफिट्स आपके पास में अवेलेबल हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं मैटरनिटी बेनिफिट बिल के, ठीक है। तो ख़त्म हो गई आज की डिस्कशन। तो आज की डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।